ज्ञानविद के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः स्वागत है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के में हमने लगभग सीडीपी वाले पार्ट को पूरा देख लिया है ना। उसी में मैंने आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आएगा। मैंने एजुकेशन मेथड है ना, शिक्षा मनोविज्ञान, इस सबको मर्ज करके पढ़ाया है ताकि आपका नोट्स जो है वो प्रामाणिक बन सके और छोटा बन सके। लेकिन जैसे हम लोग हमारे सिलेबस में नहीं रहता है और कई बार हम देख रहे हैं कि प्रश्न जो है लगातार आ रहा है और उसका एक टॉपिक है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। बहुत इजी है बेटा, समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहला क्या पूछेगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहला क्या पूछेगा, सबसे पहला आपको पूछेगा फुल फॉर्म पूछेगा, ठीक है? अब ये क्या है कैरिकुलम? तो कैरिकुलम तो मैं बता चुका हूं कि हमको क्या पढ़ाना है, पूरा मार्गदर्शक हमको बताता है कि हमको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सब चीज को बताता है। तो एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जो भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए कैरिकुलम, उसके हिसाब से सिलेबस, उसके हिसाब से एजुकेशनल मेथड और जो मूल्यांकन है, सब चीज तैयार होता है। इसी का पार्ट, इसी कैरिकुलम को बेहतर बनाने के लिए क्या बनता है, अपना सिलेबस। तो एक सेकंड ना, एनसीएफ का निर्माण। दूसरा सवाल क्या है, एनसीएफ कौन बनाती है? तो एनसीएफ बनाती है कौन? आपका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है? एनसीईआरटी क्या बनाती है? एनसीईआरटी एनसीएफ बनाती है, पहला याद रखेंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। सब चीज कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो हमारे लक्ष्य हैं और जो हमने संविधान में शिक्षा के कुछ आदर्श जोड़े हैं, उनको क्या करना, प्राप्त करना। बच्चों की जरूरत, समाज की अपेक्षाएं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य अनुसार हमें शिक्षा में क्या करना है, सुधार लाना है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम को सुधार लाने के लिए हम बीच बीच में एनसीएफ यानी कि कैरिकुलम को तैयार करते हैं। जनरली हमारा जो कैरिकुलम होता है वो शिक्षा नीति से संबंधित होता है। जब जब हम शिक्षा नीति लाते हैं तो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम कैरिकुलम बनाते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी और समाज के बीच कोऑर्डिनेशन बने ताकि हमारा शिक्षा व्यवहारिक हो, हम जो पढ़ रहे हैं वो काम आए, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, कैरिकुलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैरिकुलम। सबसे पहला कैरिकुलम कब लाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1975। ये प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला नेशनल आपका फ्रेमवर्क कब लाया था? कैरिकुलम फ्रेमवर्क 1975 में। किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर। याद रखेंगे, किसके सिफारिश पर लाया गया था? कोठारी आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। ओके, याद रहेगा, कोठारी आयोग की सिफारिश पर पहला जो शिक्षा नीति लाया गया था और उसी शिक्षा नीति पर जो आधारित है उसी पर हमारा पहला एनसीएफ लाया गया था। इसकी खास बात क्या थी कि इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया था, शिक्षा में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया था, पर्यावरण अध्ययन और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। पहला कब लाया गया था? 75 में। दूसरा कब लाया गया था? 88 में। क्यों? इसी के आधार पर देखो, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 है, तो ये शिक्षा नीति पर ही लगभग आधारित होता है, ठीक है? तो ये 86 में लाया गया था। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर क्या दिया था? बल दिया था। बच्चों को भी यहां पर केंद्र में रखकर, यानी चाइल्ड सेंटर हमारा यहां से बनना शुरू हो गया था। यहां पर व्यावसायिक शिक्षा, समान अवसर, बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो पहला जो शिक्षा नीति जो लाया गया था, उसके बाद जो दूसरा शिक्षा नीति लाया, उसमें 1988 में क्या लाया गया? दूसरा शिक्षा नीति को हम अलग से पढ़ेंगे। पहले आप एनसीएफ को जो है अच्छे से दिमाग में रखिए, अच्छे से उसको पढ़िए, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, याद रहेगा, ठीक? तो ये हो गया आपका 88 में। तीसरा कब लाया गया था? तीसरा एनसीएफ 2000 में लाया गया था। इसमें वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे शिक्षा पर बल दिया गया था, समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया था। लेकिन जो हमारे जो ऊपर के जो हम 3 एनसीएफ पढ़े हैं, ये किस में बल देता है? ठीक है, उपरोक्त एनसीएफ व्यवहारवाद पर बल देता है, बच्चों के व्यवहार आधारित शिक्षा पर बल देता है। 75, 88 और 2000 ये कौन एनसीएफ किस पर बल देता है? ये व्यवहारवाद पर बल देता है, ठीक है? और जो 2005 है वो सबसे ज्यादा चर्चित है।
क्योंकि यहीं से शिक्षा पद्धति हमारा क्या हो गया, बदल गया। यहां पर हम रटने के बजाय समझ आधारित शिक्षा को क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। बच्चों को ही हम ज्ञान का क्या मान रहे हैं, निर्माता मान रहे हैं। ठीक है, प्रभावी पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण था। परीक्षा में प्रणाली में भी सुधार की बात की गई थी। एक्टिव बेस्ड लर्निंग, क्रियात्मक शिक्षा, सक्रिय शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा, ये सब की बात कहां पर की गई थी, चौथे में। तो चौथा एनसीएफ सबसे महत्वपूर्ण है 2005। ठीक है, ये किस पर बात करता है, 75, 88, 2000 व्यवहारवाद पर बल देता है। वहीं पर जो आपका अभी है पांचवा एनसीएफ जो 2022-23 का है, ये योग्यता आधारित शिक्षा पर बल देता है। तीसरी जो शिक्षा नीति है उस पर लाया गया था। और ये जो है रचनावाद पर, जो दोनों है यानी 2005 और 2022-23 का है, वो रचनावाद पर बल देता है ना, कंस्ट्रक्टिव मोड पर बल देता है। जबकि दूसरा बिहेवियर यानी व्यवहारवाद को बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से 5 एनसीएफ है, याद रखेंगे। 3 शिक्षा नीति पर आधारित है, 5 एनसीएफ है। 2005 इसलिए लाया गया था क्योंकि बीच में बहुत लंबा समय हो गया था, 2000 जो है संशोधित तौर पर लाया गया था। तो इस तरीके से याद रखेंगे। एनसीएफ 2005 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 22 भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया था और इसमें 21 फोकस समूह थे। ठीक है, एनसीएफ 2005 में कितने फोकस समूह थे, तो एनसीएफ 2005 में 21 फोकस समूह थे। ठीक है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान को बढ़ावा देना, बैंकिंग मॉडल के स्थान पर रचनावादी यानी बैंकिंग मतलब रटने के स्थान पर कंस्ट्रक्टिव मॉडल को प्रोवाइड करना। ये जो पाठ्यचर्या हमारा कैरिकुलम है वो एकदम किताबी ना हो, बाहरी एक्टिविटी भी हमसे जोड़े, बाहरी एक्टिविटी भी हो, शिक्षा को एक्टिविटी से जोड़ा जाए। बहुभाषी शिक्षा, यहां पर भी बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा दी जाए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो यशपाल कमेटी ने कही थी कि बिना बोझ के शिक्षा, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यशपाल कमेटी, बिना बोझ के शिक्षा की सिफारिश किसने की थी, आपका यशपाल कमेटी ने। और इस चीज को स्वीकार किया गया था एनसीएफ 2005 में कि बच्चों को जो बोझ आप देते हो ना, बस्ता यानी कि बस्ता भर देते हो, बच्चे चल नहीं पाते है ना, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बच्चे को यहां पर बिना बोझ के शिक्षा देना है, कोई बर्डन नहीं डालना है, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करवाना है, धीरे धीरे उनको क्या करना है, सिखाना है। ये इनका आपका मेन थीम था। सब समझ जाओगे, सब पढ़े हो। सुझाव क्या था, बालक स्वयं सीखे। अभी तक तो हम यही पढ़ने चाह रहे हैं ना कि बालक स्वयं सीखे, सीखने में आनंद और संतोष, जितना ज्यादा मजा आएगा, सेटिस्फाइड होगा। डर और अनुशासन से नहीं सिखाना है भाई, है ना, बच्चों को आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण, देखो यही सब शब्द है, समावेशी, सर्वांगीण विचार, नवाचार। ठीक है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए पर अच्छा होना चाहिए। योग्यता मानसिक स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्धारण हो। प्राथमिक भाषा, पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया जाए। कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब को जोड़ा गया, सबके लिए सुझाव दिया गया। सब यही है बेटा, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देना है, समावेशी शिक्षा बनाना है, नवाचार लाना है, छोटा पाठ्यक्रम हो पर प्रभावी हो, मानसिक योग्यता के आधार पर बच्चों को शिक्षा देना है, एकदम हार्ड सिलेबस तैयार नहीं करना है। ठीक है, जैसा जैसा बच्चे का योग्यता स्तर है, जैसा जैसा बच्चा सीख पाएगा, उसके आधार पर हमको क्या करना है, सिलेबस को तैयार करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये सुझाव दिया गया था। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर बल देता है। कौन कौन सा, एक तो करके सीखना, दूसरा निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक और मिश्रित विधि। 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, ऑब्जर्वेशंस, है ना, यानी ऑब्जर्वेशन करो, टेस्ट के माध्यम से, समूह गतिविधि और विभिन्न प्रकार की चीजों को मिश्रित विधि। तो करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि को कौन सिफारिश करता है, एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के 5 भाग हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार इसको बस पढ़ना है आपको। 5 भाग में पहला चैप्टर, पहला भाग क्या है, पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य, यानी स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान पर बल देना है। चैप्टर 1 क्या कहता है, चैप्टर 1 ये बताता है कि स्कूली ज्ञान के अलावा बाहरी ज्ञान पर बल देना है। दूसरा चैप्टर क्या बोलता है, सीखना और ज्ञान, दूसरा चैप्टर का नाम है सीखना और ज्ञान। क्या बोलता है कि बैंकिंग मॉडल से मुक्त होकर रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल की ओर जाना है। तीसरा क्या बताता है, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, यानी पेपर पेन टेस्ट की जगह पर प्ले पेपर पेन करना है, खेल खेल में शिक्षा को लाना है। पाठ्यचर्या जो बनेगा ना आपका कैरिकुलम, वो केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या का क्षेत्र, अवस्थाएं, और एक है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। हमेशा विद्यालय वातावरण स्वतंत्र हो, शिक्षा को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाए। और 5वां है व्यवस्था का
सुधार, यानी स्कूल में उचित प्रबंध हो, है ना, ताकि हम आस्थावान विद्यार्थी तैयार कर सके। तो 5 भाग हैं, ये याद रखना। 2005 का 5 भाग: परिपेक्ष, सीखना और ज्ञान, लर्निंग और नॉलेज, पाठ्यचर्या का जो एरिया है, स्कूल के जो आकलन है, असेसमेंट है वो, विद्यालय यानी इन्वायरमेंट, कक्षा और विद्यालय का इन्वायरमेंट, और एक जो है संस्थागत रिफॉर्म जो रहेगा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई है, संस्थागत सुधार की बात की है। इन 5 चैप्टर में पूरी बात को एनसीएफ 2005 में समझाया गया है। एनसीएफ 2005 की सिफारिशें क्या है, वही सेम देखो रिपीट होगा। छात्र केंद्रित शिक्षा, सब शब्द वही है, समावेशी, सर्वांगीण विकास, उचित तरीके से मूल्यांकन करना, ठीक है, अधिगम निष्क्रिय से किस ओर जाना, सक्रिय से ओर जाना, यानी जो निष्क्रिय उसको सक्रिय बनाना, अभिसारी से अपसारी चिंतन की ओर जाना है, पढ़े हैं। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर जो है सिफारिश की गई है, ठीक है। अधिगम व्यापक सामाजिक संदर्भ में हो, समाज के संदर्भ में हो, बिना बोझ के हो, है ना, पाठ्यक्रम विशाल नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। गणितीय लॉजिकल, जो मैथमेटिक लॉजिकल है उसको बढ़ाना, चिंतन शक्ति को बढ़ाना, व्यवस्थित करना, ये सारी चीजें। ये लाइन याद रखना, 10वीं को गणित, मतलब गणित को 10वीं में वैकल्पिक विषय बनाने की सलाह भी 2005 में दिया गया था। गणित को ऑप्शनल बनाने की बात, ठीक है, गणित को ऑप्शनल बनाने की बात जो है वो कौन से एनसीएफ में किया गया है, तो वो किया गया है आपका 2005 में। बाकी सब वही शब्द है, देखो, सर्वांगीण विकास, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, बिना बोझ के शिक्षा, है ना, मार्गदर्शक के रूप में हो शिक्षक, ये सारी बात। बच्चों का शिक्षण कार्य इसमें निर्धारित किया गया। देखो, प्राथमिक स्तर पर क्या बोला गया, प्राथमिक स्तर, मतलब 3 स्तर में बांटा गया। प्राथमिक लेवल पर पहली और दूसरी में कोई होमवर्क नहीं देना है, याद रखना, बच्चों को किसी भी प्रकार का होमवर्क नहीं देना है। फिर तीसरी से 5वीं में 1 सप्ताह में 2 घंटे का होमवर्क देना है, और 6वीं से 8वीं में सप्ताह में 4 से 6 घंटे, यानी एक दिन में 1 घंटे का होमवर्क रह सकता है। और उच्च स्तर पर जब बच्चे चले जाएंगे तो 10वीं से 12वीं में सप्ताह में 10 से 12 घंटे, यानी दिन में 2 घंटे का होमवर्क आप दे सकते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। पहली से दूसरी तक बच्चे को कोई होमवर्क नहीं देने का प्रावधान था, शिक्षण कार्य को बताया गया। फिर तीसरी से 5वीं तक 2 घंटे सप्ताह में, फिर 6वीं से 8वीं तक 4 से 6 घंटे, लगभग एक दिन में 1 घंटा दे सकते हैं। और जब हायर एजुकेशन में आएंगे, मतलब हाई स्कूल में आएंगे, तो 10वीं से 12वीं में सप्ताह से 10 से 12 घंटे आप दे सकते हैं, मतलब लगभग 2 घंटे का एवरेज दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब आया है, अब चूंकि बहुत दिन हो गया, 2005, अब 23 आ गया है बेटा, तो अभी 3 साल हो गया है लगभग, है ना। तो अब ये कैरिकुलम आपको याद रखना है। कौन लाया था इसको, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। यही जो आप 5 में पढ़े हैं ना, सब उसी में रहेगा। पुस्तक के रिवीजन के अलावा सीखने की प्रक्रिया में बदलाव करना है। देखो, खेल आधारित शिक्षा, खेल के माध्यम से शिक्षा, ठीक है, बुनियादी शिक्षा, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी प्रकार के विकास को बल दिया गया है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो तो हर कोई देगा ना, नया शिक्षा नीति में करेंगे, और इसको पढ़ लिए मतलब शिक्षा नीति आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति के आधार पर ही क्या बनता है, कैरिकुलम बनता है। 20 में शिक्षा नीति बना है, एनसीएफ 2022-23 में आया है, तो उसी के हिसाब से, तो जो बात यहां पर मैं बोलूंगा वही बात आपको कहां दोहराना है, शिक्षा नीति में। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, खेल आधारित शिक्षा, है ना, रिवीजन, पुस्तकों के रिवीजन के अलावा शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में बदलाव, मातृभाषा का प्रयोग करना है। सरकारी और निजी स्कूलों में 8 साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा का प्रावधान रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब, 8 साल तक के बच्चों के लिए मातृभाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाया गया है, ठीक है। इसमें सबसे याद रखना बेटा, पंचकोश की अवधारणा। क्या है पंचकोश की अवधारणा, तो तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। मतलब भौतिक ज्ञान को बढ़ाने वाला अन्नमय कोश, ऊर्जा को बढ़ाने वाला प्राणमय कोश, मन को, बौद्धिक विकास को बढ़ाने वाला यानी आंतरिक परत को बढ़ाने वाला मनोन्मय, विज्ञानमय मतलब बौद्धिक परत, आनंदमय मतलब आंतरिक परत। इस प्रकार देखो, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है पंचकोश सिद्धांत, यानी सभी रूपों को, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक विकास की बात सबसे पहली बार इसी एनसीएफ में किया गया है।
पंचकोश में क्या क्या शामिल है? अन्नमय कोश, इंग्लिश में भी सब सेम रहेगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोन्मय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। पंचकोश की अवधारणा तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है और ये हमें एनसीएफ यानी कैरिकुलम 2022-23 में दिखाई देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है। ये जो कैरिकुलम है वो किस पर आधारित है? 2020 तीसरी शिक्षा नीति, ठीक है। और इसे 4 हिस्सों में लाया गया है। जो एनसीएफ है ना वो 4 भाग में लाया गया है। पहला एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन यानी विद्यालय शिक्षा हेतु 2023 में लाया गया। एनसीएफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है ECCE, पूछा जाता है, याद रखेंगे। अलग अलग रूपों में लाया गया है बेटा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE का फुल फॉर्म क्या है? आगे और पढ़ेंगे हम लोग। अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी शुरुआती दौर में 2022 में इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन बाकी जो 3 भाग थे उसको 2023 में लाया गया था, इसलिए इसे 2022-23 कहते हैं। तो सबसे पहला किसके लिए लागू किया गया था? अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, जो शुरुआती प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए। बाद में इसको क्या लाया गया? स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। स्कूल और शिक्षक और वृद्धों के लिए भी तैयार किया गया है 4 भाग में, ठीक है। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति और एनसीएफ का क्या संबंध है। एनईपी 2020 में कहा गया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार तभी संभव है जब पाठ्यचर्या या कैरिकुलम और शिक्षण पद्धति बदली जाए, पेडागॉजी बदली जाए। यह कहा गया था कि शिक्षा प्रणाली में तभी संभव जब हम अपने कैरिकुलम को बदले। इसी आधार पर एनसीईआरटी ने 2021 से कार्य शुरू किया और 2022-23 में नए एनसीएफ को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है, ठीक है। 3 स्तरीय ढांचा अपनाया है इसको लागू करने के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि DCF जिला स्तर पर, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राज्य स्तर पर, और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसके 3 हैं, ठीक है। एक आपका NCF, एक SCF और एक DCF, ठीक है। उद्देश्य क्या है? शिक्षा को लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना, मल्टी डायमेंशन बनाना, छात्र केंद्रित बनाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 21 सेंचुरी है उसमें क्रिएटिविटी, संचार, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब को विकसित करना है। भारतीय परंपरा और आधुनिकता का संतुलन स्थापित करना है। जो हमारे प्राचीन परंपरा है और जो हमारा मॉडर्न युग है उसमें हम एक बैलेंस बना सके, उसमें हम संतुलन स्थापित कर सके। इस प्रकार से इसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। शिक्षण पद्धति क्या चुना गया इसमें? तो कैपेबिलिटी के आधार पर दक्षता आधारित शिक्षा, एक्टिविटी, आर्ट्स, स्पोर्ट, ये सब कोडिंग पर ध्यान देना है। अनुभव आधारित शिक्षा, डिजिटल सोच, होलिस्टिक शिक्षा, यही सब बेटा जो बार बार पढ़े हैं सबको बढ़ावा देना है। केवल एकेडमिक ज्ञान नहीं छोड़ा है, आपको हर चीज सिखाया जाएगा, संगीत, कला, खेल, सब चीज, जिसको आगे आपका महत्व जो समाज के अनुरूप, डिमांड के अनुरूप हो। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण शिक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को भी क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, ठीक है। सतत विकास और पर्यावरण के लक्ष्यों को भी आपका जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार जो एनसीएफ कितने हैं, कब है, कौन लाया, कैसे हुआ, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली भी होगी तो अब परीक्षा का दबाव ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 3, 5, 8 में स्कूल आधारित यानी साला बेस्ड, याद आ रहा है? 3, 5, 8 तक कैसा होगा? स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। हम पढ़े थे एसबीए क्या है। और 10वीं 12वीं में क्या होगा? बोर्ड एग्जाम होगा, है ना। और कैसा होगा? लेकिन मॉड्यूलर और बहुत फ्लेक्सिबल होगा। और एक याद रखना, परख की अवधारणा लाई गई थी। परफॉर्मेंस, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड एनालिटिकल ऑफ नॉलेज, और एक है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो P फॉर क्या हो गया? परफॉर्मेंस, A फॉर क्या हो गया? असेसमेंट, R फॉर क्या हो गया? रिव्यू, ठीक है। A फॉर क्या हो गया? एनालिसिस, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका? K फॉर क्या हो गया? नॉलेज, और छठवा क्या हो गया? H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस प्रकार एक राष्ट्रीय मूल्यांकन का केंद्र जो है स्थापित किया गया है। तो परख की अवधारणा लाई गई। 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट रखा गया। 3 और 5 में एसबीए का कॉन्सेप्ट आया। एसबीए मतलब साला आधारित मूल्यांकन होगा, और साला आधारित मूल्यांकन में क्या था? पूरा समग्र चीजों को आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। इसलिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुभाषी शिक्षा यानी मल्टीपल लैंग्वेज को आपको प्रमोट किया गया। मातृभाषा में
मातृभाषा स्थानीय भाषा को कक्षा 5 और जहां तक संभव हो 8 तक पढ़ाने का माध्यम बनाया गया है। ठीक है, कक्षा 5 मतलब 8वीं तक, तो 8 साल तक कंपलसरी है, अगर संभव होता है तो 8वीं तक भी इसको खींच सकते हैं। और कौन सा सिद्धांत लाया है? 3 भाषा सूत्री। ठीक है, 3 भाषा सूत्री सिद्धांत लाया है। 3 भाषा यानी मातृभाषा है ना, आपका क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा के स्तर पर आप जो है पढ़ा सकते हैं। 3 भाषा होना चाहिए, जिसमें 2 भाषा हिंदी इंग्लिश तो पढ़ते हैं, एक क्षेत्रीय भाषा का फॉर्मूला जो है इसमें लाया गया है। ठीक है, और याद रखना है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। FLN का लक्ष्य, एक पढ़े थे आपका EECE है ना, CCN, और एक होता है FLN। FLN बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत से ही बच्चों को आपका क्या करना है, गणित और न्यूमेरिकल चीजों को सिखाना है। कक्षा 3 तक सभी बच्चों में FLN यानी कि पढ़ना लिखना और गणना करना आ जाना चाहिए। कब तक? कक्षा 3 तक बच्चे तीनों चीजों को सीख जाना चाहिए, पढ़ना लिखना और काउंट करना। FLN को बढ़ावा देने की बात की गई। FLN का फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 21 में निपुण भारत की शुरुआत की गई है। याद रखना, निपुण भारत की शुरुआत कब की गई है? 21 में। कक्षा 3 तक के बच्चों को क्या लक्ष्य प्राप्त करना है? FLN। FLN का मतलब क्या होता है? है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, आधारभूत है ना शैक्षणिक संख्यात्मक, ठीक है, साक्षरता एवं संख्यात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 3 भाषा सूत्री, कक्षा 5वीं तक संभव हो 8वीं तक बढ़ाया जा सकता है ना, तो ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। इतना NCF में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही आता है। NCF कब कब आया, किस किस शिक्षा नीति संबंधित है, क्या क्या लक्ष्य है, सब वही समावेशी, सर्वांगीण विकास, बहुभाषाई, है ना, यही बस ECCN को याद रखना है ना, और एक याद रखना है आपका FLN को याद रखना, ECCE को याद रखना है और FLN को याद रखना है। ओके, अब आता है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। ठीक है भाई, सिलेबस और कैरिकुलम में क्या अंतर है, तो पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। पाठ्यक्रम मतलब सामग्री और कैरिकुलम मतलब पूरा समग्र जो नियम बनेगा। ठीक है, ये ग्रीक शब्द से बना है। ये पाठ्यक्रम कैसा शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से। पाठ्यक्रम किस शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से। ये किससे बना है? लैटिन शब्द से। कोई भी सिलेबस एक निश्चित अवधि यानी फिक्स समय के लिए होता है, लेकिन पाठ्यक्रम कैसा, पाठ्यचर्या कैरिकुलम क्या होता है? पूरा पूरा ओवरऑल शिक्षा तक, जैसे 10वीं से 12वीं तक बना दिया है या पहली से लेकर 12वीं तक बनेगा, लेकिन पाठ्यक्रम 6वीं के लिए अलग है। जब तक 6वीं कंप्लीट होगा तब तक चलेगा, फिर वो अलग अलग। तो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा अलग अलग होता है, लेकिन प्रत्येक शिक्षक के लिए कैरिकुलम एक समान होता है। हर शिक्षक को उसी मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, उसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा। केवल एक विषय की चर्चा होती है पाठ्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन पूरा विद्यालय हर चीज शामिल होता है कैरिकुलम के अंतर्गत। यह व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का विकास करता है, यह व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए बनाया जाता है। इसमें मानसिक क्रिया को स्थान दिया जाता है। इसमें केवल मानसिक यानी ज्ञान प्राप्ति, आप समझो जानो विषय को ऐसा, और इसमें सभी प्रकार की एक्टिविटी शामिल होती है। ये वर्णनात्मक होता है, ये डायरेक्टिव यानी कि निर्देशात्मक होता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, और ये समाज और देश की आवश्यकता को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाया जाता, बस ज्ञान अर्जित करवाना है। लेकिन कैरिकुलम जब बनता है तो ये परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि समाज या सारी चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो तैयार की जाती है। ठीक है, पाठ्यक्रम पढ़े हैं, किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने वाला सामग्री को क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम बोलते हैं। पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होता है, किसी एक विषय पर, बच्चे पर केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। कोई पाठ्यक्रम केवल अनुभव पर केंद्रित होता है, कोई शिक्षा पर केंद्रित होता है। याद रखना बेटा, कोर पाठ्यक्रम क्या होता है? जब किसी विशेष चीजों को ध्यान दिया जाता है। कोर मतलब ये चीज को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, उसे कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। शिल्प केंद्र वगैरह, सिखाने वगैरह पाठ्यक्रम शिल्प कला केंद्र कहलाएगा। व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम अलग अलग हो सकता है। जब सिर्फ विषय पर फोकस किया जाता है, उसमें छात्र क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है, हमें ये विषय सिखाना है, ये विषय आधारित पाठ्यक्रम है। लेकिन जब ये बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, बच्चा के लिए उपयोगी है कि नहीं, तब वो बाल केंद्रित होगा। कुछ पाठ्यक्रम अनुभव आधारित होता है, कुछ शिक्षा केंद्रित होता है। लेकिन जो कोर होता है, कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब कोई स्पेशल विशेष पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं? कोर पाठ्यक्रम। यही सब चीज जो भी मैं बताया हूं उसी को बताया गया है कि विषय केंद्रित मतलब किसी विषय पर आधारित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित मतलब बालकों पर महत्व दिया जाता है, केंद्रित मतलब किसी अनुभव, है ना, केंद्रित पाठ्यक्रम,
क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम मतलब विशेष पाठ्यक्रम जो सभी छात्रियों के लिए अनिवार्य है, उसको आपको पढ़ना ही होगा। ये कोर सब्जेक्ट है, बोलते हैं ना, ये कोर सब्जेक्ट है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। शिल्प कला मतलब जो बच्चों को आगे चल के उनकी सहायता प्रदान करे। व्यवसाय मतलब वही है, व्यवसाय आधारित पाठ्यक्रम। बस कोर पाठ्यक्रम को याद रख लेना, जो अनिवार्य है, जिसको पढ़ना है, कोर विषय है आपका, आप उसको छोड़ नहीं सकते। ओके। पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है? पाठ्यक्रम बदलते रहता है, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है, विद्यार्थियों में कुशलता का विकास किया जाता है, बालकों के मानसिक स्तर को बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। भाई ज्ञान पढ़ाओगे कोई सिलेबस तो ज्ञान बढ़ेगा, है ना, स्किल्ड बढ़ेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब एक और टॉपिक है बेटा, शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो ये याद रखना पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में। शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान मतलब भारतीय संविधान में शिक्षा को लेकर कहां कहां पर क्या क्या लिखा गया, हालांकि मैं भी बता दिया हूं, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। चलो, सबसे पहला याद रखना 86 संविधान संशोधन 2000 अनुच्छेद 19(1) क्या प्रावधान है? 6 से 14। और इसी को आगे हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 45 में 1 से लेकर 6 तक के बच्चों को देखना है, तो याद रखना इसी के तहत। ठीक है, आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। फिर अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई भी उम्बन बना सकती है। मतलब शिक्षा के लिए राज्य सरकार बालकों और स्त्रियों के संबंध में कोई भी प्रावधान कर सकती है, यह लिखा है 15(3) में। यह सबसे ज्यादा बार आया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है पूछता है, तो 86 संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 19 में क्या है? किसी भी नागरिकों को किसी भी पेशे या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। यानी शिक्षा आप व्यापारिक मतलब शिक्षा से संबंधित है ना, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें दिया गया है। ठीक है, निजी संस्थानों को शिक्षा देने का अधिकार इसी के तहत मिलता है। फिर 29 में क्या मिलेगा? 29 में सभी व्यक्तियों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। 29 और 30 में अल्पसंख्यक, इसमें माइनॉरिटीज को दिया गया है, माइनॉरिटी से संबंधित कि जो भी भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा और लिपि का क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है। ये 29-30 में है। 21 को भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका भाग 4 आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 41 में क्या गया है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, अस्वस्थता आदि की दशा में शिक्षा का अधिकार रहेगा। ठीक है, शिक्षा के अधिकार पाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो 86 संविधान संशोधन 2002 हुआ है उसमें क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाता था, लेकिन संशोधन के बाद क्या हो गया कि जो 1 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान किया जाएगा। ये 45 में रखा गया है। 46 में क्या बताया गया है? अनुसूचित जाति, जनजाति और एसटी, एससी और ओबीसी और जो भी आर्थिक हितों के लिए विशेष सुरक्षा दिया जाएगा, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। ओके, फंडामेंटल राइट्स में अपन पढ़े हैं क्या? 51A। हर ये भी देखो 3 चीजें 86 संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, 45, 21 से 51A को। और इसमें कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए। और अन्य संवैधानिक प्रावधान में क्या है? 337 एंग्लो इंडियन वाला, उनको शैक्षणिक सुविधाएं। 350A प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत? 350A। और 350B क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी ताकि वो उनकी भाषा का संरक्षण कर सके। और 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास में संस्कृत और अन्य भाषाओं का समावेश। तो ये थोड़ा सा ऐसा बेटा है ना, मान लो अगर प्रश्न आए नहीं आए, आप पढ़े हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं एक ही जगह सब आपका बन जाए, एक ही जगह आप पढ़ें अलग अलग चीज में, तो याद रखना। इसमें 51A बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 45 को याद रखना है, 51, 45 और 21A को याद रखना, सबसे ज्यादा बार यही है। और तीनों जो है 86 संविधान संशोधन 2000 के तहत जो है शामिल किया गया है। 86 संविधान संशोधन 2000 के तहत जो है शामिल किया गया है। ओके।
क्लियर है? तो ये याद रखना है बेसिक, और बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अनुसूचियां में तो आप जानते हैं कि ये भी एक प्रश्न है कि शिक्षा कौन से, 3 सूची होती है, एक होती है केंद्र की सूची, एक होती है राज्य की सूची, एक होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। तो शिक्षा हमेशा याद रखना समवर्ती सूची का भाग है। शिक्षा किस सूची का भाग है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है। केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो ये याद रखना, 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है पूछेगा। तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976। 86 संविधान संशोधन में देखो 21 जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 45 में क्या कहा गया? 6 वर्ष से पहले के बच्चों को। और 51 में क्या बोला गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा तो अपने बच्चों को क्या करेंगे? दिलाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को, इतने को बस याद रख लोगे ना तो भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फंडामेंटल राइट्स के तहत। 21A में किस आयु वर्ग के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के आयु बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 21 मतलब 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 15(3) राज्य को किसके लिए उपबंध बनाने का अधिकार देता है? महिलाओं और बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, विशेष उपबंध कर सकती है, चाहे शिक्षा क्यों ना हो। अनुच्छेद 30 किस समूह को शिक्षा के लिए संरक्षित करता है? माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक समुदाय को। अनुच्छेद 51 किस कर्तव्य से संबंधित है? कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का क्या है? कर्तव्य है। अनुच्छेद 350A, अनुच्छेद 350A क्या बताती है? अनुच्छेद 350A मातृभाषा में शिक्षा को बताती है। अनुच्छेद याद रखना 350A मातृभाषा में। शिक्षा किस अनुसूची में? समवर्ती सूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। शिक्षा समवर्ती सूची में है, 7वीं अनुसूची में। 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शिक्षा का प्रावधान है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को कहां स्थानांतरण किया गया? ठीक है, तो याद रखना है कहां से लिया गया है, ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची, संघ सूची से राज्य सूची, समवर्ती। राज्य सूची से कहां लाया गया था? समवर्ती सूची में, है ना भाई, राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। अनुच्छेद 337 किस समुदाय को सुविधाएं देती है? ठीक है, ST SC OBC आंग्ल भारतीय समूह, ठीक है, तो किस समुदाय को देती है? अल्पसंख्यक आंग्ल भारतीय समुदाय को देती है 337, ठीक है। NCF का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। NCF का निर्माण कौन करता है? NCF का निर्माण NCERT करता है, पढ़े हैं, ठीक है। भारत का पहला NCF कब जारी हुआ? भारत का पहला NCF 1975 में जारी हुआ, ठीक है। बिना बोझ की शिक्षा किस समिति ने की थी सिफारिश? यशपाल समिति ने। किस समिति ने की थी? यशपाल समिति ने। NCF 2000 में कितने भाग हैं? NCF 2000 में 5 भाग हैं, पढ़े थे, 5 में 5 भाग हैं। NCF का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। NCF 2005 में शिक्षा को किससे जोड़ने पर बल दिया गया है? अनुभव और गतिविधियों से, अनुभव और गतिविधियों से। पाठ्यचर्या का उद्देश्य किस विकास से जुड़ा है? पाठ्यचर्या या कैरिकुलम हमेशा सर्वांगीण विकास पर बल देता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य को लेकर NCF का दृष्टिकोण क्या है? सीमित और आवश्यकता अनुसार, ठीक है, सीमित और आवश्यकता अनुसार, कोई अनिवार्यता नहीं है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए? अधिगम को सुगम बनाना है भाई, ठीक है, अधिगम को जितना हो सके अच्छा बनाना है। तो इस तरीके से ये जो बेसिक था आपके लिए ये भी पढ़ लेना, बिना पढ़े इसको मत जाना, यहां से भी बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो और मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा बेहतर क्लास के साथ। धन्यवाद।